नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और कार्यक्रम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास में आज मंगलवार के दिन जब हम बात कर रहे हैं तो हम भारत के बारे में भी चर्चा करेंगे और the whole world is definitely a big family with some shared challenges, as is the challenge brought to our doorsteps by coronavirus. But then there are some other multiple challenges that India is facing these days. Indeed, economic challenge is one, but then unexpectedly there are many challenging situations on the Indian border, be it India's neighbor China, Nepal, and of course Pakistan continues to be special neighbor in that context. So I take this opportunity first of welcoming someone from India, that is Jaipur, Rajasthan. Govind Parikh ji, welcome. Namaste. You have been a very frequent columnist and you are serving the nation in the field of public relations. So who better than Govind to help us understand the current scenario? और इसके साथ ही साथ my pleasure of welcoming Dr. Deepak Nandi. Nandi जी, स्वागत है आपका. नमस्कार. Nandi ji is joining me from right here in Long Island. He's an entrepreneur. He has served as psychiatrist and indeed as a community activist. So as we begin today's session, I'll go to India first. गोविंद जी, ये जो कोरोना वायरस के बारे में एक बाबा रामदेव जी ने कुछ ऐसी दवाई निकाल दी है, उसके बारे में खबर आ रही है. एंड देन वी आल्सो रेड कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनसे डिटेल्स मांगे हैं और ये कहा है कि आप एडवर्टाइज इसको करना बंद कर दो. इट्स एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन. इसके बारे में आपका ऑब्जर्वेशन, आपके थॉट प्रोसेस. नमस्कार अशोक जी, और धन्यवाद आपको कि आप इस माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ रहा हूँ. जो आपने प्रश्न किया है कि बाबा रामदेव जी ने आज एक मेडिसिन कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए लॉन्च किया है. फॉर्चुनेटली उसका संबंध जयपुर से भी है. बाबा रामदेव ने इसको पतंजलि विद्यापीठ से इसको जारी किया, लेकिन इसके साथ जयपुर से संबंध इस तरह है कि जयपुर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स, वहां पर इसकी जो ट्रायल्स हुई थी, ह्यूमन ट्रायल्स, वो यहाँ पर, और ये दावा किया गया है कि ह्यूमन ट्रायल्स के दौरान जितने भी पेशेंट को, कोरोना पेशेंट्स को ये दवा दी गई, 100% रिजल्ट रहे, और वो सारे के सारे करीब 68% लोग तो 3 दिन में और बाकी 100% लोग 7 दिन में कोरोना से मुक्त हो गए. बाबा रामदेव का दावा है, और मेरा मानना यह है कि भारत की आयुर्वेद एक बहुत बड़ी संपदा है, बहुत प्राचीन भारत की एक विरासत है जो पूरे विश्व को देन है. एक तरह से आयुर्वेद में इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट कई वायरस के हैं, बहुत सफलतापूर्वक होते रहे हैं. इससे पहले भी कई तरह के वायरस, स्वाइन फ्लू हो या दूसरे बीमारियां थी जो किसी भी वायरस से प्रभावित थी, उनके ट्रीटमेंट में भी आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत अच्छा प्रयोग रहा और उसका बहुत महत्व रहा और उसके अच्छे परिणाम भी रहे. और मुझे लगता है कि बाबा रामदेव की दवा भी इसी पद्धति से कारगर होगी. आयुष मंत्रालय ने कुछ सवाल उनसे किए, और उनका मुख्य सवाल ये था कि क्लिनिकल ट्रायल्स के जो रिजल्ट आयुष मंत्रालय को मिलने चाहिए थे, जिस तरह की अनुमतियां उनसे पहले लेनी चाहिए थी, शायद उसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा हो. बाबा रामदेव ने अभी कुछ देर पहले सारे टीवी चैनल्स पर अपने इंटरव्यू में स्पष्ट भी किया कि उन्होंने जो कम्युनिकेशन गैप थे उन सबको अब दूर कर लिया है और अब उनकी दवा एक तरह से निर्विवाद है. मेरा मानना है कि वो जिस तरह का दावा कर रहे हैं कि 100% इससे ट्रीटमेंट हो जाएगा, भले ही 100% का दावा सही हो या नहीं हो, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना इंश्योर हूँ, मैं खुद अपने आप में निश्चित हूँ कि ये दवाएं इम्यूनिटी मनुष्य की को बढ़ाती है, और जब एक व्यक्ति की रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है रोगों के प्रति, बीमारियों के प्रति, तो शायद वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ने के कारण उसके नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है. बहुत धन्यवाद है गोविंद जी, आपने बड़ी विस्तार से इसके बारे में बताया है. और इसके आसपास जुड़े हुए कुछ सवाल जो आते हैं, दीपक नंदी जी, व्हेन you look at this kind of I may say claim and that too कि 100% क्योर पॉसिबल है, तो कई एक संशय जैसा मन में आ जाता है. नॉट टू क्वेश्चन द एफिशिएंसी ऑफ आयुर्वेदा इन काउंटरिंग पोटेंशियल डिजीज और इम्यून सिस्टम बढ़ाने में, बट टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर. तो और बेसिकली आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या जब आपने ये वाली न्यूज सुनी, एंड बेस्ड ऑन व्हाट यू जस्ट हर्ड फ्रॉम गोविंद, हाउ डू यू फील? अगर ये बात सही है तो इट इज अ गुड न्यूज नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड. Well,
I am a graduate myself of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and I was involved in drug research for a couple of years at the Columbia University Presbyterian Medical Center. Western medicine, mein, what we do is randomized, double randomized controlled trial in multi-centers. That means हम एक मरीज को दवाई देते हैं जो ड्रग स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहा है, और दूसरे को प्लेसिबो देते हैं, एवं we do the study in numerous places at the same time to infer the result, क्या साइड इफेक्ट है, क्या बीमारी है, कितना फायदा हो रहा है, कितना आदमी को फायदा हुआ, कितना आदमी को. So up until a medication goes through these randomized controlled trials in multi-centers in different demographic population, one cannot say whether a medication is validated or not validated. Remember, कोरोना जैसा बीमारी 80% लोगों को तो कोई सिम्टम ही नहीं क्रिएट करता है. तो out of 100 people, 80 people who got infected will have no symptoms. Then among the 20%, only less than 5% end up having severe symptoms, and 0.5%, half a percent, end up dying. So given that knowledge, the fact that this dawai worked on some patients is, I mean, one would say that it is a very easy inference and it cannot be a conclusive inference, but the government of India has done the right thing to study the drug more in depth. I also believe that there is a big role for Ayurvedic medications, and for thousands of years, Ayurvedic medication had definitely role in many chronic diseases. But in acute diseases, we have seen Ayurvedic drugs have very severe limitations. And since corona most of the time is an acute disease, one has to take this with a grain of salt. So I appreciate that. I think that's a very valid point you make. We look for space that helps us sustaining our hope. और वो जहाँ से भी आए हमें लगता है कि अच्छी बात है. एंड आई थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि हम हमेशा ये इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते सुनते रहे हैं. सो आई और बाकी आने वाले समय में और पता चलेगा. बट आई ऑल्सो विश दैट they would have announced it after taking every concerned player, including government of India, into confidence. और बल्कि मेरा तो ऐसा ख्याल है गोविंद जी कि अगर there has to be a collaborative way of addressing such issues. When I say collaborative, तो आयुर्वेद और एलोपैथी मिलकर अगर काम कर सकते हो, because I think ऐसा हो भी रहा है. ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है वो धीरे धीरे उसकी प्रमुखता को भारत के अलावा अन्य देश भी मान रहे हैं. So before we move to another subject, let's talk a little bit about the role which alternative medicine is playing. और उसके बारे में जो लोगों के मन में एक संदेह रहता रहा है कि सिर्फ एलोपैथी ही काम करेगी, उसमें आप क्या बदलाव देखते हैं? क्योंकि आपने खुद भी कुछ आयुर्वेद संबंधी, वो आप डॉक्टर भी हैं और कुछ इस तरह की आपने पढ़ाई भी विधिवत की है. जी गोविंद जी. मैंने खुद ने फॉर्चुनेटली अल्टरनेट थेरेपीज के ऊपर ही अपनी पीएचडी की है, और मुझे खुशी है ये देखते हुए, ये जानते हुए कि अल्टरनेट थेरेपीज के प्रति लोगों का रुझान बहुत तेजी से बढ़ा है. जैसा डॉक्टर नंदी ने बिल्कुल सही कहा कि एक्यूट अगर प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में एलोपैथी के अलावा कोई बहुत कम सब्स्टिट्यूट है उसके. लेकिन रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए, एक व्यक्ति की इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हम बहुत सारी लोकल मेडिसिन्स या लोकल पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं. अल्टरनेट थेरेपी सारी की सारी किसी न किसी वे में बहुत अच्छा काम करती है. अब देखते हैं कि भारत में आयुर्वेद एक बहुत शानदार पद्धति है जो हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने पूजा था जिसको, और उसके आज भी उतना ही महत्व है उसका. आयुर्वेद के अलावा एक्यूप्रेशर, आज एक्यूप्रेशर कई तरह के करिश्मेटिक रिजल्ट्स एक्यूप्रेशर के भी दिखते हैं जो सामान्य बीमारी में बहुत अच्छे परिणाम देती है. और बहुत सारी पद्धतियां हैं, चाहे सुजोग की पद्धति को लो, होम्योपैथी की मेडिसिन को लो, हर एक की अपनी अपनी पद्धति है. और एक विशेष बात यह भी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद इस बात को मानता है
कि प्रारंभिक अवस्था में विश्व के लगभग 80% लोग किसी न किसी वे में अपने जो घरेलू पद्धतियां हैं उन उपचारों को लेते हैं और उनके बहुत अच्छे परिणाम भी, सार्थक परिणाम भी दृष्टिगोचर हैं। Now we move towards a different subject, but keeping Prime Minister Narendra Modi as a threat to shift our focus from health of individuals to health of the nation in terms of its integrity, protection of its boundaries, and also having a unified voice in the face of any challenge. तो गोविंद जी, अभी जो कई सारे बातें आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान वियना कन्वेंशन को उल्लंघन करने की बात भारत सरकार ने कही, नेपाल ने नया नक्शा अपना जारी किया, उसमें कुछ इंडिया की टेरिटरी को शामिल कर दिया। इन दोनों संदर्भों पर अभी नहीं चर्चा करते हुए हम चीन की तरफ चलते हैं, और चीन के बारे में जो हुआ है उसके अलग अलग वर्जन सामने आए हैं। पहले एक सबको लग रहा था कि चाइना अंदर घुस गया इसलिए भारतीय सैनिक गए, फिर प्रधानमंत्री महोदय के वक्तव्य से लगा कि वो गए नहीं, आए नहीं, और सो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बना कहीं ना कहीं, और इसको लेके अलग नैरेटिव्स भी सोशल मीडिया पर और प्रेस में भी हुए हैं। बट मोटा मोटी बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव sort of read, the impression that you have made, और अगेन मैं आप दोनों के साथ में हमारी जो श्रद्धांजलि है, जो भारतीय भूमि के हमारे वीर जवानों ने शहादत दी है, और 20, और मुझे लगता है और भी ये अगर इस तरह के हालात बने रहेंगे तो दोनों तरफ जान माल का जो नुकसान होता है वो होता ही होता है। सो गोविंद जी, जनरली स्पीकिंग, योर current understanding of the tension between India and China. महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और चीन 1914 में ब्रिटिश रूल के समय भारत और तिब्बत के बीच में एक समझौता हुआ था, और उसके बाद उस रेखा को 1937 में मैकमोहन रेखा का नाम दिया गया। वो मैकमोहन रेखा भारत और चीन की बाउंड्री लाइंस मानी गई। चीन तिब्बत को जब उसने 1959 में चीन पर कब्जा किया, तिब्बत को एक तरह से हथिया लिया, और दलाई लामा 1959 के बाद में भारत में उन्होंने शरण ली। तिब्बत से वो हमारे यहाँ पर आ गए और तब से वो यहाँ पर धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। उसके बाद से ही भारत और चीन के संबंध बिगड़ना शुरू हुए। बहुत लंबा इतिहास इसका रहा है और सब लोग जानते भी हैं कि 1962 में युद्ध हुआ, भारी नुकसान भारत को भी झेलना पड़ा। अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया चीन ने, हमारे और क्षेत्रों पर भी उसने कब्जा किया, और उसके बाद से लेकर अब तक सीमा पर कभी बहुत शांत स्थिति नहीं रही। कभी न कभी कुछ न कुछ तनाव होते रहे। महत्वपूर्ण तनाव 1967 में हुआ एक बार, तब भारतीय जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ में चीन को जवाब दिया, चीन को मुंह की खानी पड़ी। 1975 में फिर एक बार चीनी सेना ने प्रयास किया भारतीय सीमा में प्रवेश करने का अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, तब उनको फिर एक बार मुंह की खानी पड़ी और वो अंदर तक नहीं घुस पाए। बीच बीच में छुटपुट वो करते रहे। लेकिन अभी लेटेस्ट उन्होंने जो अभी इंसर्जन किया वो बहुत एक तरह से ज्यादा, सबसे बड़ा नुकसान हमें, उसमें 20 सैनिकों को शहीद, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 1994 और उसके बाद 2005 में भारत और चीन के बीच में एक संधि हुई थी कि हम फायर आर्म्स का यूज नहीं करेंगे बॉर्डर पर। दोनों देशों ने फायर आर्म्स का यूज नहीं किया, लेकिन जिस तरह से आपने देखा, उसके बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हमने देखे हैं, बहुत ही वैसे सरिये के साथ में और उसके साथ लिपटे हुए नुकीले तार, बहुत ही एक तरह से दर्दनाक मृत्यु हमारे सैनिकों की हुई होगी। और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ टेम्परेचर -40 -50 डिग्री हो और उस समय ऐसी चोटें और ऐसी मारपीट का मौका है, तो बहुत ही एक तरह से दर्दनाक स्थितियां उत्पन्न होती है। अब जो चीन हमारे सीमा में प्रवेश किया नहीं किया, वो अलग अलग बातें आई सामने। मोदी जी ने कहा कि चीन हमारी सीमा में प्रवेश नहीं किया। सवाल उठना स्वाभाविक था कि जब चीन हमारी सीमा में प्रवेश नहीं किया तो फिर उस स्थिति में 20 जवान कैसे शहीद हो गए। हमारा एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, कुछ चीनी सैनिकों ने हमारे जवानों को पकड़ा भी और उनको बाद में छोड़ा भी। तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन उन भ्रांतियों पर जाने की बजाय महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की स्थिति में चीन किसी न किसी रूप में उस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता, रोज नित नए विवाद उत्पन्न करता है।
नेपाल को उन्होंने प्रेरित किया। हालांकि मोदी जी ने पिछले 6 साल में 5 बार चीन की यात्रा की और करीब इन 6 सालों के शासनकाल में उनकी 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के सार्थक परिणाम हमें अपेक्षित थे। दुर्भाग्य है लेकिन चीन की धोखाबाजी शुरू से रही। नेहरू जी के टाइम पर चीन ने धोखा दिया, वही धोखा उन्होंने फिर मोदी जी के टाइम पर दिया है। इस समय देश को फिर एकजुट होकर के चीन की इस विस्तारवादी नीति के विरोध में एकजुट होना होगा। अब एक बात अच्छी हमारे पक्ष में यह है कि 1962 में भारत तैयार नहीं था, लेकिन अब आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। आज हम बहुत तेजी के साथ में हर तरीके से विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे हैं। चीन की सीमा पर 1962 में हमारे सैनिकों को पहुंचने की सड़क नहीं थी, उनके पास आर्म्स एम्यूनिशन नहीं पहुंचाए जा सकते थे, घोड़ों पर आर्म्स एम्यूनिशन पहुंचाए, खच्चरों पर आर्म्स एम्यूनिशन पहुंचाए जा रहे थे। लेकिन अब हमारा एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है, उस एरियाज में बहुत सारी सड़कों का निर्माण हुआ है और उन सड़कों के निर्माण से चीन और उत्तेजित हुआ। उसको लगा कि भारतीय सेना हमारे मुकाबले में बराबरी पर आकर के खड़ी हो गई है, तो चीन की घबराहट भी उसमें एक शामिल थी। और जिस तरह का इंटरनेशनल प्रेशर इस समय कोरोना के कारण चीन पर था, और मुझे लगता है कि चीन की जनता में भी चीनी सत्ता के प्रति किसी न किसी रूप में एक असंतोष की भावना जन्म ले रही थी। हो सकता है चीनी राष्ट्रपति अपने देश में उत्पन्न हो रहे असंतोष को राष्ट्रभक्ति की भावना में बदलकर सत्ता को बनाए रखने के लिए शायद उनका ये प्रयास भारत के विरुद्ध। गोविंद जी, बहुत सही आपने कंक्लूड किया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीन किसी बात की तरफ से ध्यान हटाने के लिए भी भारत के साथ, अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो, पंगा ले रहा है। बट मैं फिर से उस सवाल की तरफ जाता हूं जहां जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इसका सामना कर रहा है, उसके बारे में दीपक नंदी जी, आपके विचार के साथ साथ जो मीडिया है उसमें कुछ वर्जन्स डिस्कशंस के ऐसे होते हैं जो लगता है वो भारतीय पक्ष की बजाय दूसरे पक्ष की तरफ से उस बात को अधिक महत्व देकर अभिव्यक्ति दे रहे हैं। इन दोनों बातों के बारे में दीपक जी आप। Yeah, we know that what happened on Monday, June 15th, the commanding officer, Colonel Rao Saab, he went to make sure an agreed retreat, because these people had already put the tents across the line of control in the Chinese border, was enforced. He wanted to make sure the tents were moved away from the line of control because they had already illegally moved in and there was an agreed retreat. Initially, the commanding officer was successful and he was able to push the Chinese away and started taking down the tents. But like the true behavior of Chinese people, their true culture, they ended up backstabbing, because within 2 hours, 500 Chinese people came down to attack 24 Indian soldiers with stones, with bricks, with rods, and they ended up killing the commanding officer Rao. So China is known, Chinese culture is known for devious behavior, is known for backstabbing, is known for lying, is known for stealing. And this is what Donald Trump has been talking in the United States. They have been stealing technology. They have been putting thousands of professors in the United States, taking away valuable intellectual information. And that is the culture of that country. Knowing that culture, India now needs to firm up and call a spade a spade. Instead of saying that they were not in our border, we need to call the truth. And I'm a big supporter of Narendra Modi, but in this case, they were absolutely inside. I spoke to my friend, Lieutenant General, because I'm myself from Sainik School. I was born and raised in Sainik School, Purulia, and our information is absolutely clear. They had absolutely got inside our border. And we can definitely win against these Chinese. Remember, in the last 30 years, China had only one child per family, and these people were raised in air conditioning homes. These people are no match to the Indian soldiers who were raised in farmlands, who were raised in very strong, rough conditions. Only the Indian bureaucrats need to be supportive of the Indian armed forces.
About the media part, I will tell you the truth. The media is the Indian media. We have the left liberal democratic media in India who is ready to sell their country. While they will say that 20 Indian soldiers died, they will not say how many Chinese soldiers, 43 Chinese soldiers died. Why? Because China represses the information in China, and it is considered illegal to describe the truth and how many people died. And they take the bits and pieces of the Chinese false media story and incorporate that against the Indian media. So the Indian liberal left democratic media has been treasonous, has been publishing fake stories, has been doing everything possible in the world to represent that there was minimal casualties of the Chinese soldiers. Dr. I appreciate your contribution, and looking at the time limitation, the concluding remarks from both of you. First, Govind ji, in terms of the current scenario, जिसमें एक तरफ ये है कि फैक्ट को डिनाई भी नहीं करना है और दूसरी तरफ ये भी है कि यूनिफाइड वॉइस इंडिया की हो, वो डेमोक्रेसी में पॉसिबल यूजुअली तो होता नहीं है। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको क्या लगता है कि क्या एक डेलिकेट फाइन लाइन है जिसको कि मीडिया को एडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो अपने पत्रकारिता के धर्म से भी नहीं च्युत हो रहा हो, पर साथ ही साथ जो भारतीय होने के नाते एक धर्म है उससे भी वो अलग नहीं हो रहा? आप सही कह रहे हैं अशोक जी कि बिल्कुल मीडिया को अपनी भूमिका बहुत इस समय बहुत संवेदनशील हो सकती है और सेंसिटिव एक तरह से रोल मीडिया का होता है, और अगर मीडिया बहुत स्ट्रांगली अपने रोल को अच्छे से निभाएगा तो एक मीडिया की विश्वसनीयता, उसके प्रति लोगों का सम्मान बढ़ेगा। हालांकि कमोबेश मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह की आशंका आपको वहां रहते हुए व्यक्त हुई होगी, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोटे तौर पर जो कुछ गवर्नमेंट का स्टेप है उसको सपोर्ट कर रहा है मीडिया, उसको कोई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज यहाँ पर नहीं किया जा रहा और किया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके पर, और बल्कि बराबर मैं तो ये कहूंगा कि विपक्षी नेताओं ने भी कुछ सवाल उठाए हैं, तो सवाल उठाने की तो विपक्ष को छूट भी होती है, होनी भी चाहिए। नेहरू जी के टाइम पर भी उस समय बहुत मजबूती से अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट का सेशन बुलाने की डिमांड की और 1962 में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया। पूरे भारत चीन युद्ध के ऊपर लंबी बहस भी हुई, प्रधानमंत्री ने रिप्लाई किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के थे, 1 घंटे तक उन्होंने स्पीच देकर के गवर्नमेंट के स्टेप को कंडेम भी किया। तो अगर कोई किसी चीज की कमी होती है, किसी तरफ विपक्ष इशारा करता है, तो उसको भी एक तरह से राष्ट्र विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, मैं समय की, ये बात सही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय सबको एक होने की जरूरत है, किसी न किसी रूप में, चाहे किसी भी रूप में हो, सब लोग एक होकर के जब जवाब देते हैं किसी भी इस तरह के प्रतिशोध का, राष्ट्र के रूप में हम सब एक हैं, और फॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि हम सब एक हैं। ऐसी फीलिंग्स इस समय हमें तो यहाँ पर, तो ये आप ही की फीलिंग ज्यादा महत्व रखती है, लेकिन जो फीलिंग्स मीडिया के द्वारा होती है या वक्तव्य जो अपोजिशन लीडर्स के पढ़ने सुनने में आते हैं उसके द्वारा जो धारणा बनती है, क्योंकि आपने एक ओपन एंडेड तो नहीं लेकिन एक इंडिकेशन दिया है, और आपने सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से या कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्य को लेकर ये प्रश्न आ रहा था कि विपक्ष जो है वो क्या भारत के साथ है या नहीं है। तो बहुत संक्षेप में, और ये इतना सवाल उठाना बेमानी है, क्योंकि मैंने उदाहरण दिया कि जब भारत चीन युद्ध हुआ था, देखिए आपको नहीं उन्होंने सवाल उठाए। मैं आपको नहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, आप जो कह रहे हो अपने स्थान पर सही है, पर वो जिस तरह का नैरेटिव चल रहा है अभी, और उसमें जो सवाल जैसे राहुल गांधी जी ने जिस तरह से उठाए उसके बारे में जो काउंटर आए, ऐसा लगा कि वो वेल इन्फॉर्म नहीं थे, ये नैरेटिव चल रहा है। सो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कंक्लूसिव नहीं हो पाती हैं हमारे छोटे से तरफ की बातें चली। सर, प्राइम मिनिस्टर का वक्तव्य भी था कि हमारी सीमा में चीन ने प्रवेश नहीं किया। तो एक सवाल ये उठा कि चीन ने हमारी सीमा में प्रवेश नहीं किया तो हमारे सैनिक शहीद कैसे हो? तो गोविंद जी, मैंने यही सवाल उठाया था, और मैं आपसे बिल्कुल इसमें आपने जो कहा उस पर मैं हमारे कार्यक्रम में समापन से पहले चाह रहा हूं कि डॉक्टर नंदी जी की बात सुने, और आप उससे असहमत भी हो सकते हैं, ये आपसे असहमत भी हो, हम तीनों आपस में असहमत हो सकते हैं, सुनने वाले अलग अलग तरह सोचते हैं, वो स्थान ओपन रखते हुए नंदी जी, नाउ आई रिपीट माय क्वेश्चन in terms of the response that you heard from Congress especially, तो
ये जो गोविंद जी का प्रभाव है कि अपोजिशन के पास में क्वेश्चन उठाने की स्वतंत्रता डेमोक्रेसी में होना चाहिए, उससे तो कोई असहमति नहीं हो सकती है। पर इसके साथ साथ आप मुझे ये भी जोड़ने दें कि इस तरह की भी खबरें आए, गोविंद जी आपको भी इससे आप परिचित होंगे कि शायद 2008 की बात है, जब तात्कालिक सरकारी यात्रा पर जाते हुए कांग्रेस ने वहां के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। तो वो जो बैकड्रॉप रहता है उससे भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस नेताओं के सवाल उठते हैं, तो उसमें कुछ और देखने की संभावना बन जाती है। बहरहाल फाइनल वर्ड्स फ्रॉम डॉक्टर नंदी। Yeah, the opposition always have the right to find the truth as long as they do not use Machiavellian techniques to basically undermine the moral spirit of the soldiers of India. It looks like the opposition currently is using Machiavellian techniques and crooked techniques to basically demoralize the soldiers of India. India needs to strengthen its armed forces and recognize that China is just as dangerous as Pakistan is. India needs to strengthen the soldiers on the border of Indo-China border and using diplomatic techniques, but at the same time use very strong military techniques. I can guarantee you each Indian soldier is capable of dealing with 10 Chinese soldiers. Agar kusti, if they used to use kusti as the way to fight, one Indian soldier can smash the hell out of 10 Chinese guys. We are that strong. So India needs to strengthen the border and make sure that there is no incursion of any Chinese soldier towards the Indian border. Having said that, India needs to also enhance the diplomatic strength. Now is the best time for India to develop its relationship with the United States, enhance and use diplomatic techniques against China, and support the Donald Trump government and the administration very strongly to repress China in the United Nations. I appreciate your comments, Dr. Nandi, and fortunately, both panelists, when they respond to something, they raise many questions, and that's how we grow in our understanding of the world. We agree or we disagree, but we are on the same platform with openness of sharing our views, and that is the beauty of not just being a human, not just being a democratic, but also being a human, I was going to say. So, Govindji, I'm sure you have very, very valuable insight as well as information. But looking at the time constraint, I think we will have another session with your presence, sir. Thank you very much. Namaste. And Dr. Nandi, I really appreciate your joining us. Namaskar. There is so much that we need to learn in our world, and the best way is that we sit with knowledgeable people and listen to them, their experience, their insight helps us. This insight tonight with Ashok Vyas today is very grateful to these esteemed panelists from Jaipur, Joint Director in the PR department, Government of Rajasthan, Govind Parikh ji joined us. So Govindji, with lots of good wishes to you. Thank you very much, sir. We are also thankful to you, Dr. Deepak Nandiji. Face up, smile for our viewers. And that is where, with smile, we conclude with lots and lots of good wishes. There's Ashok.